हिस्ट्री बाय जीनियस चैनल में आप सबका स्वागत है। बात करेंगे हम भारत पर महमूद गजनवी के आक्रमणों की। महमूद गजनवी गजनी के शासक सुबुक्तगीन का पुत्र था। उसका जन्म 971 ईस्वी में हुआ और उसकी मां जबुलिस्तान के अमीर की बेटी थी। महमूद का पूरा नाम अब्दुल कासिम महमूद था और वह अपने माता पिता का सबसे बड़ा पुत्र था। उसके आरंभिक जीवन के संबंध में तो ज्यादा जानकारी नहीं मिलती, परंतु इतना स्पष्ट है कि बचपन से ही उसे राजनीति, शासन प्रबंध और युद्ध कला में पर्याप्त शिक्षा प्रदान की गई थी। महज 10 साल की उम्र में ही उसने अपने पिता के साथ हिंदू शाही शासक जयपाल के विरुद्ध लमगान की लड़ाई में भाग लिया था और कुछ समय के लिए वह खुरासान में सूबेदार के पद पर भी नियुक्त रहा। अपने जीवन काल के आखिरी दिनों में सुबुक्तगीन के महमूद के साथ संबंध बिगड़ गए थे, इसलिए उसने अपने उत्तराधिकारी के रूप में अपने छोटे पुत्र इस्माइल के नाम की घोषणा कर दी। परंतु महमूद के लिए यह असहनीय था, इसलिए इस्माइल को पराजित करके वह 998 ईस्वी में गजनी का नया शासक बन गया। महमूद इस्लाम का कट्टर अनुयायी था। उसने अरब के खलीफा से मान्यता प्राप्त कर ली थी। खलीफा ने उसे कई उपाधियों से भी सम्मानित किया। वो अपने पिता के समान एक वीर योद्धा था, जिसने, जैसे कि डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद भी लिखते हैं कि he quickly attained to the position of one of the mightiest rulers of Asia, famed in far off lands for his riches, valor and justice। भाव के जल्दी ही उसने एशिया के सबसे शक्तिशाली शासकों के समान दर्जा प्राप्त कर लिया था तथा अपनी आर्थिक खुशहाली, शूरवीरता और न्याय के कारण सुदूर प्रदेशों में भी प्रसिद्धि प्राप्त कर ली थी। तो बात हम करेंगे अब उसके आक्रमणों की। तो 1000 ईस्वी से, जो 998 ईस्वी में वो गजनी का शासक बनता है, और 1000 ईस्वी से लेकर 1026 ईस्वी तक, इन 26 सालों में उसने 17 बार भारत पर आक्रमण किए। और गजनी का शासक बनने के बाद उसने मध्य एशिया में सबसे पहले अपनी स्थिति को संगठित किया और इसके बाद उसने भारत पर आक्रमणों का एक लंबा सिलसिला शुरू कर दिया। तो भारत पर उसके जो हमले हुए उनका उल्लेख हम इस प्रकार कर सकते हैं। सबसे पहले जो है वो है सीमावर्ती प्रदेशों पर अधिकार। 1000 ईस्वी में उसने यह काम किया। भारत पर उसने अपना पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में किया था और यह आक्रमण सीमावर्ती प्रदेशों तक ही केंद्रित रहा। इस आक्रमण के दौरान उसने पंजाब के उत्तर पश्चिम के कुछ सीमांत दुर्गों पर अधिकार कर लिया था, परंतु इतिहासकार उसके इस आक्रमण को ज्यादा तवज्जो नहीं देते। दूसरा जो है वो जयपाल के विरुद्ध उसकी लड़ाई बहुत ही महत्वपूर्ण ये लड़ाई रही। 1001 ईस्वी में उसने भारत पर अपना दूसरा आक्रमण किया और इस बार उसने हिंदू शाही शासक जयपाल के विरुद्ध 10,000 घुड़सवार सैनिकों के साथ आक्रमण कर दिया। और उत्बी इस सेना के बारे में लिखता है कि मरुस्थलों के भयानक सांपों और जंगलों में शेरों के समान उसकी यह सेना थी। दूसरी ओर जयपाल भी 30,000 पैदल, 13,000 घुड़सवार और 300 हाथी सेना के साथ आक्रमणकारी का सामना करने के लिए आ डटा था।
28 नवंबर 1001 ईस्वी को पेशावर में दोनों सेनाओं के मध्य एक घमासान लड़ाई लड़ी गई। उत्वी लिखता है कि इस लड़ाई में 15,000 हिंदू शाही शासकों को सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया गया। उनके शव धरती पर दरी की भांति बिछे हुए थे और उन्हें पशु पक्षियों का भोजन बना दिया गया। जयपाल को उसके 15 पुत्रों, पौत्रों और कई हजार सैनिकों के साथ बंदी बना लिया गया। जयपाल के गले में पड़ा सोने और मोतियों से जड़ा हार उतार लिया गया, जिसका मूल्य उस जमाने में 2 लाख दिनार माना जाता है। इसके अलावा उसके हाथी तथा बहुत सा धन भी तुर्कों के हाथ लगा। बाद में जयपाल ने महमूद के साथ संधि कर ली। इसके अनुसार उसने महमूद को 2.5 लाख स्वर्ण दिनार तथा 50 हाथी देकर अपनी रिहाई खरीदी। अब डॉक्टर एस.आर. शर्मा ने लिखा है कि ये विजय जो है उसने महमूद और उसके साथियों का जो आत्मविश्वास है उसे दोगुना कर दिया। द विक्ट्री डबल्ड द सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ महमूद एंड हिज एसोसिएट्स एंड द वेल्थ दैट दे गॉट इन लूट इंक्रीज्ड देयर ग्रीड। तो इतनी दौलत जब उन्हें यहां से मिली तो उनका लालच जो है वो भी बढ़ गया। अब जयपाल इस हार के अपमान को सहन नहीं कर सका, इसलिए उसने अपना सिंहासन अपने पुत्र आनंदपाल के पक्ष में त्याग दिया और स्वयं चिता में जलकर आत्महत्या कर ली। तो ये था उसका दूसरा आक्रमण। तीसरा आक्रमण उसने 1004 ईस्वी में किया और इसमें उसने भेरा को जीता। दरअसल भेरा का शासक विजयराज, उसके विरुद्ध ये आक्रमण था कि उसने ये हमला किया महमूद गजनवी ने कि विजयराज ने जयपाल के विरुद्ध पहले तो महमूद गजनवी को सहायता देने का वचन दिया था, परंतु जब यह आक्रमण हुआ तो वो अपने इस वादे से मुकर गया। इसलिए 1004 ईस्वी में गजनवी ने भेरा पर आक्रमण कर दिया। यद्यपि विजयराज ने तुर्कों का डटकर सामना किया, परंतु वे शत्रु के सामने ज्यादा समय तक टिक नहीं सका तथा युद्ध भूमि से भाग खड़ा हुआ। तुर्क सैनिकों ने उसका कुछ दूर तक पीछा किया, परंतु शत्रु के हाथों आने से पहले ही उसने छुरा घूमकर आत्महत्या कर ली। तुर्कों ने भेरा के हिंदुओं पर बहुत अत्याचार किए, इसलिए बड़ी संख्या में हिंदुओं ने उनके आतंक से बचने के लिए इस्लाम धर्म को अपना लिया। अब हम चौथे उसके आक्रमण की बात करते हैं। मुल्तान की विजय है। इस आक्रमण का नतीजा 1006 ईस्वी में महमूद गजनवी ने मुल्तान के विरुद्ध ये आक्रमण किया। दरअसल मुल्तान का शासक अबुल फतेह दाऊद वो करमथी कबीले से संबंध रखता था और शिया मत का अनुयायी था। तो महमूद गजनवी चूंकि कट्टर सुन्नी मुसलमान था, तो इसलिए उसे घृणा की दृष्टि से देखा जाता था। इसलिए अबुल फतेह भी महमूद की आंखों में एक काफिर की ही भांति खटकता था। 1006 ईस्वी में महमूद ने मुल्तान पर आक्रमण कर दिया। पंजाब के शासक आनंदपाल ने भी तुर्कों के विरुद्ध मुल्तान के शासक को सहायता प्रदान की। इसे गजनवी सहन नहीं कर सका। उसने पहले तो आनंदपाल को बुरी तरह पराजित किया और उसके पुत्र सुखपाल को बंदी बना लिया। उसने सुखपाल को इस्लाम कबूल करने पर विवश कर दिया तथा उसका नाम नवासा शाह रख दिया। इसके बाद महमूद ने मुल्तान पर धावा बोल दिया और मुल्तान के किले को घेर लिया तथा यह घेराबंदी 7 दिन तक बनी रही। इसके बाद उसने मुल्तान की प्रजा से
20,000 दिरहम वसूल किए तथा नवासा शाह के अधीन लाहौर और मुल्तान को छोड़कर गजनी वापस लौट गया। अब हम पांचवा हमला देखते हैं जो नवासा शाह के विरुद्ध हुआ, और ये हमला जो है ये 1007 ईस्वी में था। मुल्तान की विजय के बाद गजनवी के वापस लौटते ही नवासा शाह ने इस्लाम धर्म का त्याग कर दिया तथा स्वयं को मुल्तान का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। अब उसे सबक सिखाने के लिए गजनवी ने 1007 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण कर दिया। नवासा शाह बुरी तरह से पराजित हुआ तथा तुर्कों ने उसे बंदी बना लिया। गजनवी ने मुल्तान को अपने सीधे अधिकार में ले लिया तथा नवासा शाह के कोष पर, जिसमें 4 लाख दिरहम की धन राशि भी थी, उस पर अधिकार कर लिया। अब छठा आक्रमण 1008 ईस्वी में जो आनंदपाल के विरुद्ध किया गया। महमूद गजनवी इस तथ्य से भली भांति परिचित था कि पंजाब के शासक आनंदपाल की शक्ति का दमन किए बिना वह पंजाब पर अधिकार स्थापित नहीं कर सकता, जबकि भारत विजय के लिए यह अधिकार बहुत आवश्यक था। इसलिए उसने 1008 ईस्वी में पंजाब पर आक्रमण कर दिया। आनंदपाल ने अनेक हिंदू राजाओं के साथ मिलकर तुर्कों के विरुद्ध एक संघ कायम किया, और जैसा कि डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद लिखते हैं, द फोर्सेस ऑफ रेस, रिलीजन एंड पैट्रियटिज्म वर अरेंज्ड अगेंस्ट महमूद फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ हिंदू कल्चर एंड सिविलाइजेशन। मतलब यह है कि राजपूत राजा आपसी मतभेद भुलाकर हिंदू सभ्यता तथा संस्कृति की रक्षा के लिए संगठित हो गए। इस संघर्ष में सीमा प्रांत से लगभग 30,000 खोखर भी तुर्कों के विरुद्ध शामिल हो गए। सिंध नदी के तट पर और हिंद नामक स्थान पर दोनों पक्षों के दरमियान एक घमासान लड़ाई शुरू हुई। लड़ाई शुरू होते ही राजपूतों ने अपनी वीरता के जौहर दिखाए तथा लगभग 4,000 तुर्क सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। इससे गजनवी घबरा गया, परंतु इसी दौरान दुर्भाग्यवश आनंदपाल का हाथी बारूद फटने से डर गया तथा युद्ध भूमि से भाग खड़ा हुआ। इससे राजपूत सेना में भगदड़ मच गई। तुर्कों ने भाग रहे हिंदू सैनिकों का पीछा किया तथा बड़ी संख्या में उन्हें मौत के घाट उतार दिया। ये गजनवी की निश्चित तौर पर एक शानदार सफलता थी। इसमें उसे बहुत सारा लूट का माल प्राप्त हुआ और तुर्कों के हाथ 30 हाथी भी आ गए। इससे निश्चित तौर पर गजनवी का उत्साह बहुत बढ़ गया। अब हम बात करेंगे 7वें आक्रमण की, जो नगरकोट की विजय थी। 1009 ईस्वी में महमूद ने नगरकोट पर आक्रमण कर दिया। यह हिंदुओं का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल था तथा यहाँ के मंदिरों से उसे अपार दौलत प्राप्त हो सकती थी। तुर्कों के आने की सूचना मिलते ही वहां के शासक ने बिना विरोध किए उसकी अधीनता मान ली तथा किले के द्वार आक्रमणकारियों के लिए खोल दिए। तुर्क सेना ने नगरकोट में खूब लूटमार की। मंदिर से ही तुर्कों ने जो धन प्राप्त किया उसमें कई मन हीरे जवाहरात, सोने चांदी के ढेर और लगभग 7 लाख स्वर्ण दिनार शामिल थे। उत्बी के मुताबिक लूट के इस माल में उसे 30 गज लंबा और 15 गज चौड़ा चांदी का एक घर भी मिला, जो फोल्डेबल था, जिसे अलग किया जा सकता था और दोबारा जोड़ा जा सकता था। इस आक्रमण में महमूद को मिलने वाले सामान का अनुमान इस तथ्य से लगाया जा सकता है, जैसे कि लेनपुल ने लिखा है कि इसे लादने के लिए उसके सारे ऊंट भी कम पड़ गए। जब वो इतनी संपत्ति लेकर पहुंचा
तो अन्य देशों से बड़ी संख्या में लोग इसे देखने के लिए गजनी में इकट्ठे होने लगे। ऑल द वर्ल्ड फ्लॉक्ड टू गजनी टू गेज अपॉन द इनक्रेडिबल वेल्थ ऑफ इंडिया। तो निश्चित रूप से ये आर्थिक तौर पर उसकी एक बहुत बड़ी कामयाबी मानी जाती है। 8वां आक्रमण उसने मुल्तान के विरुद्ध किया। ये हमला भी 1009 ईस्वी में ही हुआ था। इस बार उसने मुल्तान में अबुल फतेह दाऊद ने महमूद के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। तो अबुल फतेह को पराजित कर मुल्तान पर अधिकार करने के बाद महमूद गजनवी वापस गजनी लौट आता है। 9वां आक्रमण त्रिलोचन पाल को उसने पराजित किया। 1013 ईस्वी में महमूद ने आनंदपाल के पुत्र त्रिलोचन पाल पर आक्रमण कर दिया, परंतु उसे अपने उद्देश्य में सफलता न मिली। इसलिए अगले साल 1014 ईस्वी में उसने त्रिलोचन पाल पर दोबारा आक्रमण किया। त्रिलोचन पाल पराजित होकर कश्मीर की ओर भाग गया। महमूद ने उसकी राजधानी नंदन पर अधिकार कर लिया। बाद में त्रिलोचन ने शिवालिक की पहाड़ियों पर अपना छोटा सा राज्य स्थापित कर लिया। तो 10वें आक्रमण की बात करेंगे। 1014 ईस्वी में ये हमला थानेश्वर के विरुद्ध हुआ। इस बार बेशक हिंदू सैनिक बहुत वीरता से लड़े, परंतु आखिरकार पराजित हुए। तुर्कों ने बड़ी संख्या में हिंदुओं का वध करना शुरू कर दिया और समकालीन विद्वानों का मत है कि मारकाट इतनी भयानक थी कि मृतकों के रक्त से नदी का पानी भी लाल हो गया। इसके अलावा तुर्क सैनिकों ने यहां खूब लूटमार की तथा अनेक मंदिरों को नष्ट कर दिया। अब बात करेंगे हम 11वें आक्रमण की। ये कश्मीर के विरुद्ध था। 1015 ईस्वी में कश्मीर के शासक ने त्रिलोचन पाल और उसके पुत्र भीमपाल को अपने यहां शरण दी थी, इसलिए महमूद उससे नाराज था। तो 1015 ईस्वी में उसने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया, परंतु अपने उद्देश्य पूर्ति में असफल रहा। 1021 ईस्वी में भी उसने कश्मीर को जीतने का असफल प्रयास किया था। तो इसके बाद उसने कश्मीर विजय की योजना को त्याग दिया। आगे एक और बहुत ही महत्वपूर्ण उसका आक्रमण 1018-19 ईस्वी में ये मथुरा और कन्नौज के विरुद्ध था। तो इस बार महमूद एक विशाल सेना लेकर भारत पर 12वीं बार आक्रमण करता है। बिना किसी विरोध के वह यमुना नदी को पार कर बुलंदशहर पहुंच गया। उसने रास्ते में आने वाले सभी दुर्गों पर अधिकार कर लिया। बुलंदशहर का शासक हरदत्त तुर्कों की सैनिक शक्ति को देखकर डर गया तथा उसने अपने 10,000 सैनिकों के साथ इस्लाम कबूल कर लिया। बुलंदशहर से महमूद ने मथुरा की ओर कूच किया। मथुरा हिंदुओं का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। यहाँ श्री कृष्ण से संबंधित अनेक मंदिर थे। यहाँ सोने और चांदी की मूर्तियां स्थापित थी। मथुरा के शासक कुलचंद ने विशाल सेना सहित महावान के निकट तुर्क सेनाओं का सामना किया, परंतु बुरी तरह पराजित हुआ। इस लड़ाई में कुलचंद के लगभग 50,000 सैनिक भी मारे गए। इस पराजय से निराश होकर उसने अपने परिवार सहित आत्महत्या कर ली। इस विजय के बाद महमूद ने मथुरा में खूब लूटमार की और उसके आदेश पर यहां अनेक मंदिरों को नष्ट कर दिया गया। अब यहां उत्बी लिखता है, कहते हैं कि मथुरा का मंदिर इतना सुंदर था कि किसी भी लेखक के पास इसके सौंदर्य का उल्लेख करने के लिए शब्द नहीं थे और ना ही कोई चित्रकार ऐसा सुंदर चित्र बना सकता था।
महमूद भी इसकी सुंदरता से आश्चर्यचकित रह गया था। उसका मन कला के ऐसे उत्कृष्ट नमूने को नष्ट करने का नहीं था, परंतु साथ है कट्टर धार्मिक नेताओं के जोर देने पर उसे इसे नष्ट करने पर विवश होना पड़ा था। यहां से उसने भारी धनराशि भी लूटी। इसके बाद उसने वृंदावन में भी अनेक किलों और मंदिरों को नष्ट कर दिया। तुर्कों के आतंक के कारण बड़ी संख्या में यहां के लोग नगर छोड़कर भाग गए। जनवरी 1019 ईस्वी में महमूद ने कन्नौज पर आक्रमण कर दिया। इस समय यहां प्रतिहार वंश का शासक राज्यपाल शासन करता था। तुर्कों के आने का समाचार पाते ही वो राजधानी छोड़कर भाग गया। महमूद ने उसके 7 किलों पर एक ही दिन में अधिकार कर लिया। उसने कन्नौज में खूब लूटमार की तथा नगर के लगभग 10,000 मंदिरों को नष्ट कर दिया। बाद में राज्यपाल ने वापस लौटकर गजनवी की अधीनता स्वीकार कर ली। इसलिए वो राज्यपाल को कन्नौज की सत्ता सौंपकर यहां से 30 लाख दिरहम, 55,000 दास दासियों और 250 हाथियों को लेकर बुंदेलखंड से होते हुए गजनी वापस लौट गया। अब 13वां आक्रमण, कालिंजर की विजय इस बार इसने की। तो राज्यपाल की कायरता पर अन्य राजपूत शासक क्रोध में आ गए। इसलिए कालिंजर के चंदेल शासक गंड ने ग्वालियर के शासक के साथ मिलकर कन्नौज पर आक्रमण कर दिया। राज्यपाल पराजित हुआ और लड़ता हुआ मारा गया। गंड की इस कार्यवाही को महमूद सहन नहीं कर सका। इसलिए गंड को सजा देने के उद्देश्य से उसने एक विशाल सेना के साथ भारत पर आक्रमण कर दिया। दूसरी ओर गंड भी विशाल सेना सहित तुर्कों का मुकाबला करने के लिए तैयार बैठा था। फरिश्ता के अनुसार उसकी सेना में 36,000 घुड़सवार, 45,000 पैदल और 640 हाथी शामिल थे। राजपूतों की विशाल सेना को देखते ही महमूद घबरा गया तथा अल्लाह से सफलता की दुआ मांगने लगा। दूसरी ओर लड़ाई शुरू होते ही राजा गंड रणभूमि से भाग गया। इससे राजपूत सेना में भगदड़ मच गई तथा तुर्कों को एक ऐसी विजय प्राप्त हुई जिसकी वे आशा भी नहीं कर रहे थे। तो इस विजय के बाद महमूद यहां से भारी दौलत लूटकर गजनी वापस लौट गया। 14वां आक्रमण 1021 ईस्वी में पंजाब पर इस बार उसने अधिकार किया था। तो महमूद गजनवी ने 1021 ईस्वी में पंजाब पर दोबारा आक्रमण किया तथा त्रिलोचन पाल को पराजित कर दिया। त्रिलोचन पाल का पुत्र भीमपाल अजमेर की ओर भाग गया, जहां उसकी 1026 ईस्वी में मृत्यु हो गई। महमूद ने पंजाब पर अधिकार कर लिया तथा यहां अपना गवर्नर और अन्य अधिकारियों की नियुक्ति करके गजनी वापस लौट गया। तो 15वां आक्रमण, ग्वालियर और कालिंजर की विजय 1024 ईस्वी में उसका ये आक्रमण था और यहां के शासक ने उसके साथ संधि कर ली। इसके बाद उसने कालिंजर की ओर कूच किया तथा चंदेल शासक गंड को एक लंबे संघर्ष के बाद संधि के लिए मजबूर किया। गंड ने महमूद को 300 हाथी भी भेंट किए। तो पहले वो ग्वालियर पर आक्रमण करके उसके शासक के साथ संधि करता है और इसके बाद वो चंदेल शासक गंड के साथ संधि करता है। तो इस तरह से महमूद ने इस बार कश्मीर को भी जीतने का प्रयास किया, परंतु असफल रहा, जैसा कि हमने पहले भी कहा है। तो
इसके बाद वो कश्मीर की ओर तो ध्यान नहीं देता, लेकिन 1025 ईस्वी में सोमनाथ पर उसका आक्रमण होता है, जो भारत पर महमूद के जितने भी आक्रमण हुए सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण उसका ये माना जाता है। तो सोमनाथ का मंदिर सौराष्ट्र में सरस्वती नदी के मुहाने पर अरब सागर के किनारे स्थित था। यह एक विशाल मंदिर था जहां 1 लाख यात्री इकट्ठा हुआ करते थे। इस मंदिर के सेवा कार्य तथा उसके कोष की रक्षा में 1000 पुजारी डटे हुए थे। हजारों देवदासियां तथा गायक गायिकाएं इसके द्वार पर नृत्य और गायन किया करते थे। मंदिर में बहुमूल्य पत्थर से बना एक शानदार लिंग था, जिसके ऊपर हीरों से जड़ी तथा तारों की भांति चमकते मोतियों से युक्त छत थी। मंदिर के कोने में 200 मन भारी सोने की एक जंजीर थी, जिसे खींचकर घंटे बजाए जाते थे। देवता की मूर्ति को स्नान करवाने के लिए लगभग 200 परसांग दूरी से गंगा जल लाया जाता था। तो 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने 80,000 सैनिकों की अपनी एक विशाल सेना के साथ गुजरात पर आक्रमण कर दिया। मुल्तान तथा राजस्थान के मरुस्थलों को पार करते हुए तुर्क सेना सोमनाथ जा पहुंची। इब्न अल आतिर का कथन है कि जिस समय महमूद की सेना ने सोमनाथ में प्रवेश किया तो वहां लोग उन पर हंस रहे थे। उन्होंने शत्रु का मुकाबला करने का कोई प्रयास ही नहीं किया। उनका विश्वास था कि देवता सोमनाथ, मथुरा तथा कन्नौज में मूर्तियां टूटने के कारण तुर्कों से नाराज है और इसका बदला वो स्वयं ही लेंगे। तुर्क सैनिक किले की दीवारों पर चढ़कर अंदर घुस गए तथा अन्य हिंदुओं का वध कर दिया। महमूद ने मंदिर में प्रवेश करके सोमनाथ की मूर्ति के टुकड़े कर दिए तथा इन्हें गजनी ले गया। वहां उसने इन्हें जामा मस्जिद की दहलीज में लगा दिया ताकि मस्जिद में आने वाले मुसलमानों के पांव उन पर पड़ सके। इसके अतिरिक्त उसने मंदिर से भारी मात्रा में सोना, चांदी व हीरे जवाहरात भी लूटे। सोमनाथ के बाद महमूद ने गुजरात की राजधानी अनिलवाड़ा पर आक्रमण कर दिया। गुजरात के शासक भीमदेव ने सोमनाथ पर आक्रमण के दौरान महमूद का विरोध किया था। भीमदेव पराजित हुआ तथा खांदा के किले की ओर भाग गया। दूसरी ओर तुर्कों ने अनिलवाड़ा में खूब लूटमार की। तो कहा जाता है कि महमूद गुजरात की खुशहाली, यहाँ की जलवायु और यहाँ की सुंदरता से इतना प्रभावित हुआ था कि एक बार तो उसने अपनी राजधानी को गजनी से बदलकर अनिलवाड़ा बनाने का भी फैसला कर लिया था, परंतु अपने सैनिकों तथा साथ आए सरदारों व धार्मिक नेताओं के विरोध के कारण उसने अपना निर्णय बदल लिया। तो हजारों की बड़ी संख्या में हिंदुओं का वध तुर्कों ने किया तथा स्त्रियों को दासियां बना लिया। बाद में भीमदेव ने महमूद की अधीनता स्वीकार कर ली अतः उसे दोबारा गुजरात का शासक बना दिया गया। तो सोमनाथ की विजय महमूद की एक महत्वपूर्ण सफलता मानी जाती है। इससे उसकी मुस्लिम जगत में प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गई। वे मुसलमानों के लिए एक नायक बन गया। उनका विचार था कि महमूद काफिरों का विनाश करने तथा इस्लाम का प्रचार करने के लिए ही पैदा हुआ है। तो 17वां और अंतिम आक्रमण जाटों के विरुद्ध हुआ 1026-27 ईस्वी में। तो जिस समय महमूद सोमनाथ की विजय के बाद गजनी वापस जा रहा था तो मार्ग में मुल्तान
और इसके इर्द गिर्द के प्रदेशों के जाटों ने उसे बहुत परेशान किया था। इसलिए महमूद ने जाटों को दंड देने के उद्देश्य से 1026-27 ईस्वी में भारत पर एक और आक्रमण किया। यद्यपि जाटों ने महमूद का डटकर सामना किया, परंतु तुर्क सेना के सामने प्रभावहीन रहे और आखिरकार बुरी तरह से पराजित हुए। तो यह महमूद का भारत पर अंतिम आक्रमण था। 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी का देहांत हो गया, परंतु उसकी विजयों ने उसका नाम निश्चित तौर पर अमर कर दिया। अब आगे हम बात करेंगे कि महमूद ने भारत पर आक्रमण किए, लगातार आक्रमण किए, और बड़ी हैरानी की बात है कि 27 सालों में महमूद ने 17 बार भारत पर आक्रमण कर दिए। तो इस संबंध में यह जानना जरूरी है कि उसके इन आक्रमणों का दरअसल उद्देश्य था क्या। इस संबंध में इतिहासकारों में भी बहुत मतभेद है। कुछ इतिहासकारों ने उसके आक्रमणों का उद्देश्य भारत में इस्लाम का प्रचार करना माना है, तो कुछ अन्य उसे राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित मानते हैं। ज्यादातर विद्वान उसे एक लालची लुटेरा मानते हैं, जिसने केवल धन संपदा लूटने के उद्देश्य से ही भारत पर अनेक आक्रमण किए। परंतु महमूद के आक्रमणों के वास्तविक उद्देश्य को समझने के लिए विभिन्न मतों पर विचार करना आवश्यक है। तो पहले हम बात करेंगे राजनीतिक उद्देश्यों की, पॉलिटिकल मोटिव्स क्या है। तो कुछ इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि महमूद ने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भारत पर आक्रमण किए। वह भारत में नए प्रदेशों को जीतकर अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही उसने पंजाब पर भी अधिकार कर लिया था। परंतु अगर ऐतिहासिक नजरिए से यह देखा जाए तो यह विचार उचित प्रतीत नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसका पहला कारण तो यह है कि पंजाब को जीतने के लिए गुजरात तक के प्रदेशों पर आक्रमण करने का कोई औचित्य ही नहीं बनता। दूसरा यह है कि महमूद में एक साम्राज्य संस्थापक के भी गुण मौजूद नहीं थे। वो अपनी किसी भी विजय को संगठित किए बिना ही गजनी वापस लौट जाता था। जहां तक पंजाब को गजनी साम्राज्य में शामिल करने का प्रश्न है, तो जैसा डॉक्टर आरसी मजूमदार लिखते हैं कि यह उसकी इच्छा नहीं बल्कि जरूरत बन चुका था। इसलिए भारत पर उसके आक्रमणों का उद्देश्य राजनीतिक नहीं माना जा सकता। दूसरा है धार्मिक उद्देश्य, रिलीजियस मोटिव्स। कुछ इतिहासकार महमूद के भारत पर आक्रमणों का उद्देश्य धार्मिक मानते हैं। वह भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार करना चाहता था और इसी कारण उसने भारत में काफिरों, हिंदू धर्म और मूर्ति पूजा के विरुद्ध एक जिहाद अर्थात धर्म युद्ध छेड़ रखा था। वह उन सभी हिंदुओं को क्षमा कर देता था जो इस्लाम स्वीकार कर लेते थे। उदाहरण के तौर पे अपने 12वें आक्रमण के दौरान उसने बुलंदशहर के शासक हरदत्त और उसके 10,000 साथियों को इस्लाम कबूल करने के बाद मुक्त कर दिया था। इस संदर्भ में डॉक्टर एल श्रीवास्तव ने भी लिखा है कि मूर्ति पूजकों का नाश तथा इस्लाम का प्रचार ही महमूद के भारत पर आक्रमणों का उद्देश्य था। परंतु प्रोफेसर मोहम्मद हबीब, डॉक्टर नाजिम, डॉक्टर एस.एम. जाफर, प्रोफेसर हबीबुल्लाह वगैरह इतिहासकार इस विचार से सहमत नहीं हैं। और जैसे कि एस.एम. जाफर ने भी लिखा है कि टू से दैट ही इन्वेडेड टाइम एंड अगेन फॉर द स्प्रेड ऑफ हिज रिलीजन इज हिस्टोरिकली रॉन्ग एंड साइकोलॉजिकली अनट्रू।
कि ऐतिहासिक दृष्टि से ये गलत है और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अनुचित है। प्रोफेसर हबीब ने महमूद के उद्देश्यों को इस्लाम के सिद्धांतों के विपरीत मानते हुए लिखा है कि इस्लाम सैंक्शंस neither vandalism nor the plundering motives of the invaders. No principle known to Shariat justifies the uncalled for attack on Hindu princes who have done Mahmud and his subjects no harm. मतलब ये कि इस्लाम के आक्रमणकारियों को ना बर्बादी की आज्ञा दी है और ना ही लूटमार की। शरीयत का कोई भी सिद्धांत महमूद के द्वारा हिंदू शासकों पर किए अवैध आक्रमणों को उचित नहीं ठहरा सकता, जिन्होंने महमूद या उसकी प्रजा का कुछ भी नहीं बिगाड़ा था। प्रत्येक धर्म किसी भी पूजा स्थल को नष्ट करने वालों को सख्ती के साथ आलोचना करता है। फिर भी इस्लाम को जो इस प्रकार के घटिया उद्देश्य की आज्ञा नहीं देता, उसके लिए महमूद के किए का जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की जाती है। यहाँ ये भी ध्यान देने योग्य है कि महमूद ने हिंदुओं को बलपूर्वक मुसलमान बनाने का प्रयास नहीं किया, बल्कि कुछ हिंदू उसके अत्याचारों से डरकर स्वयं ही मुसलमान बनने लगे थे। तो इस विवरण के आधार पर महमूद के भारत पर किए आक्रमणों का उद्देश्य इस्लाम का प्रचार नहीं माना जा सकता और ना ही इन्हें धर्म युद्ध का नाम दिया जा सकता है। आगे हम बात करेंगे उसके आर्थिक उद्देश्यों की, इकोनॉमिक मोटिव। मोहम्मद हबीब, जाफर वगैरह अधिकतर विद्वानों का मानना है कि महमूद एक लुटेरा था, जिसके भारत पर आक्रमणों का एकमात्र उद्देश्य यहाँ की धन संपदा को लूटना था। डॉक्टर आरसी मजूमदार लिखते हैं कि ही वॉज नाइदर ए मिशनरी फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन in this country nor an architect of empire. The main object of his eastern expeditions seemed to have been the acquisition of the wealth of Ind and the destruction of the morale of its custodians. तो डॉक्टर मजूमदार भी यही बात लिख रहे हैं कि ना वो कोई साम्राज्य निर्माता था, ना ही धर्म का प्रचार करने वाला कोई प्रचारक था, और उसका एकमात्र उद्देश्य अपने पूर्व दिशा की ओर बढ़ते हुए भारत की दौलत को लूटना था। इनके अनुसार इतिहास में ऐसे अनेक प्रमाण मिलते हैं जो महमूद के इस लालची स्वभाव को स्पष्ट करते हैं। उदाहरण के तौर पर फिरदौसी द्वारा शाहनामा लिखने पर महमूद ने उसे वायदे के मुताबिक निश्चित राशि देने से इनकार कर दिया था। शेख सादी ने भी गुले गुलाब में लिखा है कि महमूद की मृत्यु के 100 साल बाद खुरासान के शासक ने एक बार महमूद को सपने में देखा, जिसकी आंखों की पुतलियां तब भी धन की खोज में घूम रही थीं। यह भी जिक्र आता है कि मृत्यु के समय महमूद रोने लगा था, क्योंकि वह असीम दौलत छोड़कर जा रहा था। तो भारत पर अपने आक्रमणों के दौरान महमूद ने मंदिरों को अपना शिकार इसलिए नहीं बनाया क्योंकि वो इन्हें नष्ट करना चाहता था और इस्लाम का प्रचार करने का इच्छुक था, बल्कि इसलिए क्योंकि वे अतुल्य संपदा के भंडार थे। यहाँ यह तथ्य भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि महमूद ने केवल बड़े मंदिरों पर ही चढ़ाइयां की और छोटे मंदिरों की ओर ध्यान भी नहीं दिया, क्योंकि यहां से उसे पर्याप्त मात्रा में दौलत उपलब्ध नहीं हो सकती थी, इसलिए इसमें कुछ भी धार्मिक नहीं था। ईबी हैवल ने तो यहां तक लिखा है कि महमूद बगदाद को भी उसी प्रकार लूट लेता
जैसा कि उसने सोमनाथ को लूटा था। यदि उसे वहां से भी इतना ही धन मिलने की आशा होती। लिखते हैं कि he would have sacked Baghdad with as little compunctuation as he plundered Somnath, if the undertaking had seemed as profitable and as easy, for he did not hesitate to threaten the Khalifa with death when the latter refused to give him Samarkand. तो महमूद के द्वारा भारत पर निरंतर आक्रमण करने और यहां लूटमार करने के पीछे भौगोलिक कारण भी उत्तरदायी रहे। इन दिनों गजनी एक पर्वतीय और बंजर प्रदेश था। यहां आर्थिक स्रोत पूर्ण रूप से पनप न सके तथा यहां के लोग भी अत्यंत निर्धन रहे। इसलिए महमूद ने अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बाहर से धन लूटने की योजना बनाई और इसके लिए भारत से बेहतर और कोई क्षेत्र नहीं हो सकता था। तो इस विवरण से साफ हो जाता है कि महमूद के भारत पर आक्रमणों का उद्देश्य यहाँ की धन संपदा को लूटना तथा मंदिरों को नष्ट करके और काफिरों को पराजित करके मुस्लिम जगत में अपना नाम स्थापित करना था। भारत से धन लूटकर एक और वो अपनी इच्छा पूर्ति करना चाहता था, तो दूसरी ओर राज्य के आर्थिक स्रोतों को भी विकसित करना चाहता था। आगे हम देखेंगे कि महमूद गजनवी के सफलता के कारण क्या रहे। तो 17 आक्रमण महमूद गजनवी ने भारत पर की है। इन सभी आक्रमणों में महमूद को केवल सफलता ही प्राप्त हुई। भारत में महमूद की सफलता के मुख्य कारण निम्नानुसार, क्योंकि आप देखिए कि महमूद को 17 आक्रमणों में एक बार भी पराजय का सामना नहीं करना पड़ा था। तो क्या इसके पीछे कारण रहे? पहला कारण है भारत में राजनीतिक एकता का अभाव, लैक ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी इन इंडिया। तो जिस समय महमूद ने भारत पर आक्रमणों का सिलसिला शुरू किया, भारत में राजनीतिक एकता नाम मात्र को भी नहीं थी। देश अनेक छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था तथा इनके शासक आपसी संघर्षों में उलझे रहते थे। यद्यपि आनंदपाल ने तुर्कों के विरुद्ध संघ बनाने में अवश्य सफलता प्राप्त की थी, परंतु अधिकतर अवसरों पर सभी शासक अकेले ही महमूद का विरोध करते और पराजित होते रहे। अब यहाँ पर हम एक और उदाहरण जो है वो देखते हैं कि जब राज्यपाल ने उस महमूद की अधीनता स्वीकार कर ली थी, तो दूसरे राजपूत शासक गुस्से में आ गए कि राज्यपाल ने कायरता का प्रदर्शन किया है तथा चंदेल शासक गंड उसने ग्वालियर के शासक के साथ मिलकर कनौज पर राज्यपाल के विरुद्ध आक्रमण कर दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इन शासकों ने राज्यपाल की तैमूर के महमूद गजनवी के विरुद्ध मदद की थी? अगर इन्होंने मदद नहीं की तो क्या उन्हें इस बात का अधिकार था नाराजगी जाहिर करने का? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि देश में राजनीतिक एकता का ना होना किसी भी विदेशी आक्रमणकारी की सफलता का हमेशा से ही एक प्रमुख कारण रहा। ये बात जो है हम सिकंदर से लेकर अंग्रेजों तक महसूस कर सकते हैं। तो दूसरा उसका कारण रहा उस शक्तिशाली तुर्क सेना, स्ट्रॉन्ग टर्किश आर्मी। महमूद का शक्तिशाली सैनिक संगठन भी तुर्कों की सफलता का महत्वपूर्ण कारण बना। भारतीय सेना की अपेक्षा तुर्क अधिक अनुशासित थे। उनके पास शस्त्र भी नवीन और उत्तम दर्जे के थे।
भारतीय सेना सामंतवादी व्यवस्था पर आधारित थी तथा ये सामंत राज्य हितों की अपेक्षा अपने निजी हितों को प्रमुखता देते थे। भारतीय सेना भी राज्य के प्रति नहीं बल्कि सामंतों के प्रति वफादार थी। तो इन हालात में वे तुर्कों का डटकर मुकाबला करने में असफल रहे तथा महमूद की सफलता स्वाभाविक बनी रही। तीसरा है महमूद की सैनिक योग्यता, मिलिट्री कैपेबिलिटी ऑफ महमूद। भारत में महमूद की सफलता का एक अन्य कारण उसकी सैनिक योग्यता था। निस्संदेह वह एक निडर सैनिक तथा एक आदर्श सेनापति था, परंतु उसकी सबसे बड़ी विशेषताएं उसका दृढ़ निश्चय, मानसिक शक्ति तथा संकट के समय अटूट हिम्मत थी। वह भली भांति जानता था कि शत्रु पर कब और कैसे धावा बोलना चाहिए। वह इसी के अनुसार अपनी रणनीति तय कर लेता था। दूसरी ओर यद्यपि भारतीय शासक भी वीर और पराक्रमी थे, परंतु उनमें महमूद जैसी अन्य विशेषताएं मौजूद नहीं थी। यही आखिरकार महमूद के विरुद्ध उनकी असफलता का कारण बना। आगे सीमा सुरक्षा की अवहेलना, डिस्कार्ड ऑफ द फ्रंटियर्स। भारतीय शासक उत्तर पश्चिमी सीमा की सुरक्षा की ओर से हमेशा उदासीन रहे। इसलिए इसी दिशा से तुर्क सेना बिना किसी कठिनाई के भारत में प्रवेश कर किसी भी प्रदेश में लूटमार कर वापस लौट जाती थी। यदि भारतीय शासक सीमा सुरक्षा को महत्व देते तो शत्रु को सीमा के बाहर ही रोका जा सकता था। अब आप देखिए कि महमूद ने 17 बार आक्रमण किया। एक ही दिशा से वो अक्सर आता है, उत्तर पश्चिमी सीमा से, लेकिन कभी भी एक आक्रमण, 2 आक्रमण, 4 आक्रमण के बाद भी कभी भारतीय शासकों ने इस सीमा की ओर से सुरक्षा का प्रयास ही नहीं किया। उन्होंने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया कि उत्तर पश्चिमी सीमा से किसी भी आक्रमणकारी को रोकने का प्रयास किया जाए। तो ये उनके लिए बहुत ही हम कहेंगे कि संकटदायी रहा। और पूरा इतिहास हम भारत का देखते हैं, ये अंग्रेजों के को छोड़कर हमेशा प्राचीन काल से ही सभी आक्रमणकारी इसी दिशा से आते रहे। और जब जब किसी शासक ने उत्तर पश्चिमी सीमा को सुरक्षित रखने का प्रयास किया तो उनका राज्य भी सुरक्षित रहा। आप उदाहरण के तौर पर मौर्यों का शासन देख सकते हैं, आप गुप्तों का शासक देख सकते हैं। तो उस सीमा सुरक्षा की अवहेलना, इसे नजरअंदाज करने की जो नीति भारतीय शासकों की रही, वो महमूद की सफलता का एक महत्वपूर्ण कारण बनती है। इसके अलावा है धन का लालच, लस्ट फॉर वेल्थ। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमणों का मूल उद्देश्य यहां की आर्थिक लूट थी। इसलिए अपने आक्रमणों के दौरान उसने भारत में अथाह संपदा को लूटा। परिणाम स्वरूप उसके सैनिकों में भी धन का लालच बहुत बढ़ गया था। धन के लालच में वे प्रत्येक अभियान में बड़ी वीरता से लड़े और हर बार सफलता उनके ही हाथ लगी। आगे महमूद की लगातार सफलताएं, कंसेक्टिव सक्सेसेस ऑफ महमूद। महमूद की निरंतर सफलताओं से भारतीयों का धैर्य टूट गया। उनमें यह धारणा पनपने लगी कि महमूद को पराजित करना असंभव है। नतीजा इसका यह हुआ कि अनेक छोटे राजाओं ने तो बिना युद्ध लड़े ही उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। फिर आगे मुसलमानों में धार्मिक जोश, रिलीजियस जील अमंग द मुस्लिम्स।
महमूद ने अपने सैनिकों को यह कहकर प्रेरित किया कि वह भारत में इस्लाम का प्रसार करने के लिए निरंतर आक्रमण कर रहा है, इसलिए उसकी इस नीति से उसके सैनिक पूरे धार्मिक जोश के साथ लड़े तथा मर मिटने के लिए भी हमेशा तैयार रहे। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद लिखते हैं, द रिलीजियस एंथुजियाज्म ऑफ द मुस्लिम्स had increased the number of fighting men in the army of Mahmud because the Muslims of Central Asia had got themselves recruited in his army to crush idol worship. तो नतीजा ये हुआ कि ये धार्मिक जोश जो उसकी सेना में भी पनपा, ये उनके आक्रमणों में सफलता का एक प्रमुख कारण रहा। आगे हिंदुओं में अंधविश्वास, ब्लाइंड फेथ अमंग द हिंदूज। हिंदू समाज अंधविश्वासों से ग्रस्त था। हिंदू शत्रु का डटकर मुकाबला करने की अपेक्षा ईश्वर पर निर्भर रहते थे। उदाहरण के तौर पर जब महमूद ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया तो लोगों का यह दृढ़ विश्वास था कि सोमनाथ देवता स्वयं शत्रु का अंत कर देंगे, इसलिए उन्होंने तुर्कों के विरुद्ध उलझने का प्रयास तक नहीं किया। इसके अलावा हिंदू समाज में पराजित व्यक्ति से घृणा की जाती थी, इसलिए सैनिक युद्ध भूमि से बच निकलने की अपेक्षा मर जाना ही उत्तम मानता था। और इसकी अगर मिसाल हम देखें तो जब राजा जयपाल महमूद की कैद से रिहा होकर वापस आया तो लोगों के घृणित व्यवहार को देखकर उसने स्वयं को जीवित चिता में जला लिया। तो इस विवरण से स्पष्ट है कि भारत में महमूद की सफलता अनेक कारणों का एक मिश्रित परिणाम थी, जिनमें प्रमुख थे महमूद का कुशल सैनिक नेतृत्व, तुर्कों का धार्मिक जोश, भारत की बिगड़ी राजनीतिक दशा और हिंदुओं में अंधविश्वास वगैरह। आगे हम बात करते हैं महमूद के आक्रमणों के प्रभावों की। तो महमूद के भारत पर आक्रमणों का मूल उद्देश्य यहां की आर्थिक लूटमार था, परंतु उसके आक्रमणों ने इतिहास के प्रत्येक पक्ष पर अपना प्रभाव डाला और इसका हम उल्लेख इस तरह से कर सकते हैं। पहला है कि पंजाब का गजनी साम्राज्य का अंग बनना, पंजाब बिकम्स ए पार्ट ऑफ द गजनवी एम्पायर। महमूद ने 1021 ईस्वी में त्रिलोचन पाल को पराजित कर पंजाब पर अधिकार कर लिया तथा इसे गजनी साम्राज्य में मिला लिया। इस प्रकार पंजाब पर बहुत पहले ही गजनी साम्राज्य की स्थापना हो चुकी थी। महमूद की मृत्यु के बाद उसके वंशज 165 वर्ष तक पंजाब पर राज्य करते रहे। दूसरा है कि पंजाब के भारत की राजनीतिक दशा दुर्बलता का प्रकट होना, पॉलिटिकल वीकनेस ऑफ इंडिया वाज एक्सपोज्ड। महमूद के आक्रमणों के परिणाम स्वरूप भारत की राजनीतिक दुर्बलता सारे विश्व के सामने प्रकट हो गई। महमूद ने भारत पर लगातार 17 आक्रमण किए, परंतु भारतीय शासक अपने स्वार्थों के कारण शत्रु का एकजुट होकर विरोध न कर सके। परिणामतः महमूद एक बार भी पराजित नहीं हुआ। यद्यपि आनंदपाल ने कुछ भारतीय राजाओं के साथ मिलकर तुर्कों के विरुद्ध एक संघ कायम किया, परंतु महमूद ने इसे भी पराजित करके भारतीय सैनिकों की दुर्बलता को स्पष्ट कर दिया। इसके अलावा अन्य भारतीय राजा कभी भी शत्रु के विरुद्ध मिलकर संगठित होकर नहीं लड़े। तीसरा है सैनिक शक्ति को आघात, सेटबैक टू द मिलिट्री स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया।
महमूद का मुकाबला करते हुए अनेक भारतीय सैनिक युद्ध भूमि में मारे गए। इनमें अनेक प्रशिक्षित योद्धा भी थे। इसके अलावा महमूद अनेक सैनिकों को बंदी बनाकर अपने साथ गजनी ले गया था, तो इससे भारत की सैनिक शक्ति को गहरा आघात पहुंचा। आगे है भारतीयों की युद्ध प्रणाली में सुधार, इंप्रूवमेंट इन द इंडियन मोड ऑफ वॉरफेयर। महमूद की लगातार सैनिक सफलताओं ने भारत की युद्ध प्रणाली को भी प्रभावित किया। भारतीयों ने महसूस किया कि तुर्कों की युद्ध प्रणाली अपेक्षाकृत उत्तम है, इसलिए उन्होंने तुर्कों की युद्ध शैली को सीखना और इसके कई पक्षों को अपनाना शुरू किया। पांचवें हैं आर्थिक हानि, फाइनेंशियल लॉस। तो महमूद के भारत पर आक्रमणों का मुख्य उद्देश्य यहां से धन संपदा इकट्ठा करना था। इससे वह मध्य एशिया में अपनी स्थिति दृढ़ करना चाहता था। इसलिए अपने प्रत्येक आक्रमण के दौरान वह भारत से अमूल्य सोना चांदी, हीरे जवाहरात आदि गजनी ले जाता रहा। सोमनाथ, नगरकोट, कन्नौज तथा मथुरा से उसे लूट में अपार धन राशि मिली। परिणामतः महमूद के आक्रमणों ने भारत को आर्थिक पक्ष से काफी कमजोर कर दिया। आगे है कृषि तथा घरेलू उद्योगों पर प्रभाव, इफेक्ट्स ऑन एग्रीकल्चर एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज। महमूद के आक्रमणों के परिणाम स्वरूप भारत की कृषि तथा घरेलू उद्योगों पर भी बुरा प्रभाव पड़ा। महमूद के निरंतर आक्रमणों ने लोगों की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया। इन परिस्थितियों में उनके लिए कृषि, उद्योगों या व्यापार की ओर ध्यान दे पाना संभव ना रहा। परिणामतः भारत का आर्थिक संकट बढ़ने लगा। आगे भारतीयों में हीनता की भावना, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स अमंग द इंडियंस। तुर्कों के हाथों भारतीयों की निरंतर पराजय के कारण उनके भीतर हीनता की भावना विकसित होने लगी। उन्हें अपनी वीरता पर संदेह होने लगा। दूसरी ओर तुर्कों में यह भावना विकसित हुई कि वे भारतीयों से अधिक वीर हैं। आगे इस्लाम धर्म का प्रसार, स्प्रेड ऑफ इस्लाम। महमूद के आक्रमणों के परिणाम स्वरूप भारत में इस्लाम का प्रसार होने लगा। एक तो उसके डर से बड़ी संख्या में भारतीयों ने इस्लाम को अपनाना शुरू कर दिया। इसके अलावा उसके साथ भारत आए अनेक प्रचारकों ने भी हिंदुओं को इस्लाम धर्म की ओर आकर्षित किया। तो यहां पर हम एक डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद की स्टेटमेंट है, इन द ट्रेन ऑफ मुस्लिम वॉरियर्स एंड वॉरलॉर्ड्स केम मुस्लिम सेंट्स एंड टीचर्स who permeated the ranks of Indian society, propagated Islam in India and won a number of converts. तो बड़ी संख्या में भारतीय जो हैं वो धर्म बदलकर इस्लाम को अपनाने लगे थे। आगे कला को आघात, सेटबैक टू आर्ट। महमूद के आक्रमणों के परिणाम स्वरूप भारत की अमूल्य कलाकृतियों को गहरा आघात पहुंचा। इन आक्रमणों के दौरान मथुरा, वृंदावन, कांगड़ा, नगरकोट, थानेश्वर, कन्नौज आदि अनेक नगर नष्ट हो गए। इन नगरों में कला की दृष्टि से अनेक सुंदर मंदिर भी थे। कहा जाता है कि मथुरा के मंदिर को देखकर महमूद दंग रह गया था। एक बार तो वो ऐसे सुंदर मंदिर को नष्ट करने से हिचक भी गया था, परंतु उसके साथ आए कट्टरपंथियों ने उसे इन्हें नष्ट करने के लिए मजबूर कर दिया।
प्रोफेसर एस.आर. शर्मा लिखते हैं कि nowhere else did Mahmud display more deliberate and atrocious vandalism than at Mathura and Vrindavan. Mahmud's egregious conduct at Mathura is without a parallel in history. कि जैसे उसने लूट और कला को नष्ट करने का सबूत मथुरा में पेश किया, इतिहास में इसका कोई भी और उदाहरण नहीं मिलता। आगे, ऐतिहासिक साहित्य में वृद्धि, इंक्रीज इन द हिस्टोरिकल लिटरेचर। महमूद के साथ अनेक विद्वान और लेखक भी भारत में आए थे। उन्होंने भारत के संबंध में अपने लेखों में बहुत कुछ लिखा। उदाहरण के तौर पर अल बेरूनी ने किताबुल हिंद नामक ग्रंथ में 11वीं शताब्दी के भारत के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान की है। इसके अलावा अन्य विद्वानों ने भी भारत के संबंध में बहुत कुछ लिखा है। तो ये ग्रंथ भारत के ऐतिहासिक स्रोतों के रूप में विशेष तौर पर महत्वपूर्ण है। तो ये था हमारा टॉपिक महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमणों का। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक जो है ये पसंद आया होगा। तो इसे आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और इसके अलावा आपको अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर वो लिख सकते हैं। सो थैंक यू।